एवरीवन, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी मेरे साथ इस पूरी क्लास को अच्छे से देखेंगे। मैं आपको NCERT की एक एक लाइन क्लियर करवा दूंगी आज की क्लास में, पर मैं चाहूँगी कि क्लास को पूरा देखने के बाद आप NCERT को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा, हम किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में या पैराग्राफ में NCERT में दिया हुआ है, उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज की क्लास में हम किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन पार्ट एज पर इंट्रोडक्शन करते हुए चलेंगे। आपको पता ही होगा, NCERT में फंजाई के क्लासेस के शुरू होने से पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन है, और उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी किंगडम फंजाई में कितने तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। कितने तरह से, यानी जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कहा किंगडम फंजाई के डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जैसे कि हम बात करते हुए चलेंगे। मेनली किंगडम फंजाई में आपको 3 तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कितने तरीक़ों से प्यारे बच्चों? आप सभी अगर मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे तो आपको क्लास साथ साथ याद भी होती जाएगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन 3 तरीके से डिफरेंट फंजाई कर सकती हैं। या तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड के थ्रू होगा, वेजिटेटिव मेथड, या फिर एसेक्सुअल मेथड, या फिर सेक्सुअल मेथड। क्लियर एवरीवन? तो आज की क्लास में हम इन तीनों तरह के रिप्रोडक्शन के मेथड्स को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो आप ये बात ज़रूर जानते होंगे प्यारे बच्चों कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किंगडम फंजाई के मेंबर किस तरह से करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के किसी पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 तरह से की जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं। देखिए, या तो फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, या फिर एक बहुत ही कॉमन मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड फ्रेगमेंटेशन, या फिर दूसरा मेथड जो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़, क्या है वो मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका फिजन। फिजन का नाम भी आपने सुना है, फिजन। और तीसरा मेथड जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स यूज़ करते हैं फॉर द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बडिंग। क्या है? बडिंग। क्लियर एवरीवन? देखिए बेटा जी, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि किंगडम फंजाई के मोस्टली मेंबर्स की बॉडी किससे मिलके बनी होती है? हाइफे से मिलके बनी होती है। ऐसे कुछ थ्रेड लाइक फिलामेंटस हाइफे से मिलके बनी होती है। और आप जानते ही हैं फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना या टुकड़ों में बट जाना। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका हाइफे है, अगर ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए कुछ इस तरीके से, अगर ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है ना, तो ये हर एक फ्रेगमेंट क्या एबिलिटी रखेगा? एक नया हाइफे बना देगा। एक नया हाइफे इस तरह से बना देगा। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? वहीं अगर हम फिजन की बात करें, फिजन और बडिंग को हम एक साथ देखते हुए चलते हैं। फिजन और बडिंग ये दोनों ही मेथड हमें उन सभी फंजाई में देखने को मिलते हैं जिसमें हाइफे प्रेजेंट नहीं होता। हाइफे प्रेजेंट नहीं होता तो किस में देखने को मिलेगा? आप समझ ही गए होंगे। हमें बडिंग तो आपने सुना ही होगा। बडिंग कहाँ देखने को मिलता है? जब हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि एक एक्सेप्शन है विच इज़ यूनिसेलुलर ईस्ट, यूनिसेलुलर एल्गा, जो कि क्या है? ईस्ट है।
ईस्ट कैसा है, एक यूनिसेलुलर एल्गा है, उसकी बॉडी में कोई भी हाइफे नहीं है, तो वो या तो फिजन है ना, फिजन का मतलब आप सभी जानते हैं, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये दो में बट जाएगा, दो में बट जाएगा, दिस मेथड इज कॉल्ड फिजन, एक सेल दो में बट गया, दैट इज कॉल्ड फिजन। वहीं अगर हम बात करें बडिंग की, बडिंग आप सभी ने क्लास 10th में ज़रूर से पढ़ा होगा, जैसे ये एक सेल है आपका, किसका, ईस्ट का सेल है, बीच में ये एक न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ जनरेट होती है, आउटग्रोथ जनरेट होती है, और इस छोटी सी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एक बड बोलते हैं। हमने क्लास 10th में बडिंग ईस्ट के अलावा और कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखी है, ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और 10th में आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की होगी, तो आप मुझे बताएंगे। इस तरह से एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। आफ्टरवर्ड्स एक समय बाद जब ये छोटा सा बड थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, तो ये मेन बड से या मेन ईस्ट बॉडी से या मेन ईस्ट सेल से अलग हो जाएगा, और जहाँ पे भी ये जाके गिरेगा वहाँ एक नया ईस्ट बनके तैयार हो जाएगा। क्या यही था बडिंग? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हाँ ज़रूर लिखें, यस ज़रूर लिखें। तो चलिए, ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक बहुत ही ज़रूरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मैम, क्या नया है, क्या कॉमन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या नया हमें देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। फंजाई क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी, ठीक है। अब स्पोर बेटा जी दो तरीके के हो सकते हैं, तो बात करते हैं कौन कौन से तरीके के स्पोर्स या कौन कौन से स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना, क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। देखिए बेटा जी, अब ऐसा नहीं है कि एक ही फंजाई हर तरीके का स्पोर बना लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। किंगडम फंजाई एक बड़ा किंगडम है, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, उन क्लासेस में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो डिफरेंट जो आपका फंजाई है वो डिफरेंट तरह का स्पोर बना के रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके के स्पोर्स या टू टाइप ऑफ स्पोर्स कॉमनली हमने देखे हैं। एक का नाम होता है स्पोरेंजियो स्पोर्स, पहले हैं आपके क्या है बेटा जी, स्पोरेंजियो स्पोर्स, है ना, नाम में ही स्पोर आ रहा है, स्पोरेंजियो स्पोर। और दूसरे हैं हमारे प्यारे बच्चों कोनिडिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने कोनिडिया नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया में, है ना प्यारे बच्चों। चलो देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर की, किसकी बात करें बेटा जी, स्पोरेंजियोस्पोर की। तो देखो सिंपल सी बात है, स्पोरेंजियोस्पोर, मान लीजिए हम ऐसे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको विजिबल है, एक जगह लिखा है स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरी जगह लिखा हुआ है कोनिडिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई हाइफे है, ठीक है, ये आपका एक ही हाइफे है किसी फंजाई का। अब इस हाइफे को क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो ये हाइफे क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। कोई एक हाइफे है जिसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, तो ये हाइफे मॉडिफाई हुआ और इसने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने नाम दिया, वी कैन यूज़ दिस कलर, है ना, इसको हमने नाम दिया स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर क्या है, एक स्पेशल टाइप का हाइफे जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे, मतलब जिसके ऊपर एक पहले एक और स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोरेंजियम,
ठीक है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या बना, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे एंडोजीनसली मतलब अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए, और ये जो आपके स्पोर्स है ना बेटा जी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लियर है सभी प्यारे बच्चे। अब क्या होगा आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा स्पोरेंजियम है एक समय बाद जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ये स्पोरेंजियम सिंपली बर्स्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे था, है ना। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, ये बर्स्ट होता हुआ दिखा दिया, ये बर्स्ट होता हुआ मतलब फटता हुआ दिखा दिया। अब इसमें से जो ये स्पोर्स हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगे, है ना, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और जहाँ भी ये स्पोर्स जाके गिरेंगे वहाँ एक नया हाइफे बनके तैयार हो जाएगा। इज़ इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको ये सभी बातें अभी तक अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली किसी स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, और वो स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजियम। और एक स्पेशल टाइप का हाइफे जिस पे स्पोरेंजियम बन रहा है उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। वो कब बनेगा, जब उस पर्टिकुलर फंजाई को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए अब कौन सी फंजाई होती है ये हम देखेंगे इन द कमिंग क्लासेस। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे हम वन बाय वन देखते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे प्यारे छोटे नादान बच्चों, किसकी बात करेंगे अब हम, कोनिडिया। कोनिडिया कैसे बनता है, मान लो ये भी आपका क्या है, मान के लो हाइफे ही है ना। अब एक स्पेशल टाइप का हाइफे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे स्पेशल टाइप के हाइफे ने जाके स्पोरेंजियोफोर बनाया था, यहाँ पे स्पेशल टाइप का हाइफे मॉडिफाई हो जाएगा और इस तरह से कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को भी कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, क्या नाम देंगे, चलो इसको बोल देते हैं कोनिडियोफोर। अब यहाँ पे कोनिडियोफोर पे क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे से स्पोर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सभी को समझ आ रहा है? ये हर एक स्ट्रक्चर क्या है, एक स्पोर है। ये हर एक स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, ये एक स्पोर है, और इस स्पोर को क्या बोला जाता है, कोनिडिया। क्लियर एवरीवन? अब मान लीजिए ये कोनिडिया टूट के यहाँ पे कहीं पे भी गिरा तो ये एक नया हाइफे बनाने की एबिलिटी रखता है। तो आपने अभी तक क्या डिफरेंस समझा स्पोरेंजियोस्पोर में और कोनिडिया में? देखिए स्पोरेंजियोस्पोर, अगर हम बात करें, स्पोरेंजियोस्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे, दे प्रोड्यूस एंडोजीनसली किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे, और वहीं जो आपके कोनिडिया हैं वो कहाँ बन रहे हैं, एक्सोजीनसली। क्लियर एवरीवन? सभी प्यारे बच्चे लिख के बताएंगे अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो। चलिए देखिए, अब आप बोलोगे मैडम ये क्या पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी में तो इतने कुछ डायग्राम्स दिए भी नहीं हुए, एनसीईआरटी में तो बस थ्योरी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, देखो एनसीईआरटी बहुत सिर्फ लाइन वाइज लिख दी गई है, बट उसको याद करने के लिए अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो हमें ये चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, है ना। हमें देख के समझ आ जाएगा, अच्छा स्पोरेंजियो उसमें लिखा हुआ है स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स और कोनिडिया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 स्पोर्स बनते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, हो सकता है हम भूल जाएं पेपर वाले दिन, है ना, तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अब बोलोगे मैम स्पोरेंजियोस्पोर्स देख लिए, कोनिडिया देख लिए, जूस्पोर्स का बताओ, तो देखो चलते हैं। अभी आप सभी ने मेरे साथ क्या पढ़ा स्पोरेंजियोस्पोर। तो मेरे प्यारे छोटे नादान भाई बहनों, अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर की, जो कि स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं,
या तो इनका नाम होगा ज़ूस्पोर्स या फिर अप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, और ये दोनों ही नाम आपको अपने एनसीईआरटी में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, ज़ूस्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स। क्लियर एवरीवन? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को सभी को क्लियर है ना? मैम डिफरेंस क्या है? चलिए बात करते हैं। ज़ूस्पोर्स नाम से ही पता चल रहा है ज़ू। अब जब भी हम बात करते हैं ज़ू, तो ज़ू से हमें क्या ध्यान आता है? एकदम से जंगली जानवर, जंगली जानवर जो इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना? तो वैसे ही हम याद करेंगे ज़ूस्पोर्स वो वाले स्पोर्स हैं जो कैसे होंगे? मोटाइल। जो कैसे होंगे? मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकते हैं, और मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो जिसका नाम है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला आपको पता ही है, मान लीजिए कोई स्पोर है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से कैसे भी फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लैजिला है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, किस चीज़ में मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है। वहीं अप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? एकदम ज़ूस्पोर के अपोजिट, दे आर नॉन मोटाइल। अब जब मोटाइल ही नहीं है, इफ़ दे आर नॉन मोटाइल, तो फ्लैजिला भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, फ्लैजिला की ज़रूरत ही नहीं है, मोटाइल है ही नहीं। तो हम सिंपल लिख देंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप सभी को? तो देखिए मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी तक सबसे पहले हमने देखा, हमने शुरू किया रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि फंजाई 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकती है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? अब जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, तो वेजिटेटिव भी 3 तरह से देखने को मिलेगा। अगर फंजाई कैसी है जिसमें हाइफे प्रेजेंट है, तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, पीसेस, है ना? तो जो हाइफे है वो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, और जो वो पीसेस है वो नया हाइफे बना लेंगे, यही तो था फ्रेगमेंटेशन, है ना? वहीं अगर हम बात करें फिजन, फिजन का मतलब आप समझते हैं, एक चीज़ 2 में बढ़ जाए, दैट इज़ फिजन, नॉट फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फिजन मतलब होता है टूटना। वहीं तीसरा तरीका है बडिंग। हमने क्लास 10th में बडिंग पढ़ा था, किस में पढ़ा था? ईस्ट में पढ़ा था। और दूसरा किस में पढ़ा था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये छोटा सा बड़ बना, ये एक मेन सेल है आपका, किसका सेल है ये आपका? ईस्ट का। ईस्ट का दूसरा नाम क्या था? एक और क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ईस्ट? ये आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ आई, उस आउटग्रोथ को हमने क्या बोला? बड बोला, और एक चेन बन गई। ठीक है, अब ये बड धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और पेरेंटल सेल से अलग हो जाएगा, और जहाँ भी गिरेगा वहाँ एक नया ईस्ट बन के तैयार हो जाएगा, है ना? इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी कह रही है स्पोर बना के करेगा फंजाई रिप्रोड्यूस, है ना? 3 तरीके के स्पोर बनेंगे हमने देखा। क्या लिखा हुआ था? कोनिडिया, और लिखा हुआ है, एंड नहीं, और या। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरह के, डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, डिफरेंट तरह का स्पोर बनाएंगे, सिंपल। तो क्या था? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या था? जो स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। और वहीं अगर हम कोनिडिया की बात करें, वो कोनिडियोफोर के ऊपर बने हैं एक्सोजीनसली। स्पोरेंजियोस्पोर 2 तरह के हो सकते हैं, ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, जैसे कि हमने बोला ज़ू शब्द जब भी आता है तो वहाँ पे मोटिलिटी की बात की जाती है। ठीक है, या फिर ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, और उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। वहीं अप्लेनोस्पोर्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल है और नॉन फ्लैजिलेटेड है। क्या इतनी बात क्लियर है?
अब आपको याद रहेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने मेनली 4 स्पोर्स देखे, एनसीईआरटी में 3 ही नाम दिए हुए हैं, है ना। तो अब आप मुझे नहीं लगता कभी भी भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो पहली ही लाइन एनसीईआरटी की मेरे प्यारे नादान छोटे भाई बहनों क्या कहती है कि यहाँ भी कुछ स्पोर्स होंगे, ठीक है, कुछ स्पोर्स होंगे। कौन कौन से स्पोर्स हैं, जल्दी से उनके नाम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हुए हैं, oospores, है ना, oospores। नेक्स्ट वन इज एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। नेक्स्ट वन इज बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, है ना। अब किस तरीके का सेक्सुअल स्पोर कौन से फंजाई में देखने को मिलता है, मैं फिर से बोलूँगी, हम जब क्लासेस पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे चलें प्यारे नादान छोटे बच्चों। चलो आगे अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, हाँ आगे हम बात करेंगे फंजाई में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके कुछ 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक पूरा साइकिल है रिप्रोडक्शन का, तो हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल, ठीक है। तो पढ़ते हुए चलते हैं। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। डू वी हैव स्पेस? हाँ इनफ है ना, इतने में हम देख लेंगे। चलिए तो 3 स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हाइफे होंगे वो पास आएंगे, ठीक है। उनके पास गैमेट्स होंगे, गैमेट सेल्स होंगे, कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफे आएंगे। क्या बोला जा रहा है, कंपैटिबल टाइप ऑफ हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर। क्लियर एवरीवन? जैसे मान लीजिए ये एक हाइफे है, ठीक है, ये एक हाइफे है इस तरह से, और ये इसके जितने भी सेल्स हैं ये सभी कैसे हैप्लॉइड है। और ये दूसरा हाइफे है ना प्यारे बच्चों, और ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों पास आएंगे। तो इनके ये इस वाले हाइफे का ये वाला सेल और इस वाले हाइफे का ये वाला सेल फ्यूज होगा, है ना। इतनी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 3 स्टेप्स देखने को मिलती है। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ कि क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए अब मैं वही 2 सेल उठा लेती हूँ और उन दोनों सेल को कैसा भी बना लो, सेल ही तो है, मैं क्या नाम दूंगी, मैं गैमेट नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहती है द गैमेट्स कैन बी, इधर नहीं लिखते, इधर क्या मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, इधर नहीं लिखते। एक सेकंड दीजिए प्यारे नादान बच्चों। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी एक छोटी सी बात लिख रही है कि जो ये गैमेट है या तो बोथ आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, या तो दोनों ही मोटाइल होंगे और नॉन मोटाइल, या तो दोनों ही मोटाइल होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अब इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ये दोनों ही सेल आके जुड़ जाएंगे आगे, है ना, दोनों ही सेल आके जुड़ेंगे। तो जब दोनों सेल आके जुड़ेंगे तो इनका क्या क्या कहलाएंगे, ये दोनों सेल
देखो इस तरह से ये दोनों सेल जुड़ गए और इनके अंदर के जो न्यूक्लियस है वो नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सिर्फ सेल्स का फ्यूजन हुआ है, सेल के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। तो इस स्टेप को क्या कहा जाता है, सिंपली एनसीईआरटी में लिखा है, इस स्टेप को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्लाज्मोगैमी कहा जाता है, प्लाज्मोगैमी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ, है ना, और क्या कर सकते हैं। देखो 2 सेल है हमारे पास, 2 कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हैप्लॉइड हाइफे पास आए, तो उनके 2 सेल थे, ये देखिए ऊपर, ये 2 सेल, एक ये वाला और एक ये वाला पास आए। तो हमने सिंपली क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन्हें हमने ऐसे गैमेट नाम दे दिया। ये मोटाइल भी हो सकते हैं दोनों या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये दोनों पास आए और इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो उस स्टेप को बोला गया प्लाज्मोगैमी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइकिल, प्लाज्मोगैमी। अब जैसे ही क्या हुआ, दोनों सेल पास आए तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। इस कंडीशन को, जब एक सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिले, इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन, डाइकैरियन, क्लियर, या इसे डाइकैरियोटिक फेज, इस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेज भी बोल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? मतलब सेल तो एक है पर न्यूक्लियस 2 है, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद, कुछ समय रुकने के बाद इस सेल के अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये भी फ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी जो ये डाइकैरियन फेज था इसमें 2 न्यूक्लियस थे, है ना, 2 न्यूक्लियस आपने देखे। तो इस कंडीशन को, और दोनों ये जो 2 सेल थे ये दोनों कैसे थे बेटा जी, हैप्लॉइड थे, है ना। तो यहाँ जो डाइकैरियन फेज आएगा ये कैसा होगा, N+N स्टेज बोलते हैं इसे, N+N, क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, तो इसलिए N+N डाइकैरियन फेज बोलते हैं, ठीक है, या डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। क्लियर? वहीं जब ये सेल के जो 2 न्यूक्लियस हैं जुड़ गए, तो अब जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है आपका, जाइगोट होता है ना, जाइगोट होता है। अच्छा, जब न्यूक्लियस जुड़े तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस कंडीशन को देखो, जैसे जब सेल जुड़ रहा था तो हमने नाम दिया प्लाज्मोगैमी, है ना। दूसरा पेन यूज़ करके लिखूँ क्या, बता दो, अगर कलर में देखो हमने क्या लिखा था, प्लाज्मोगैमी, है ना, दिख रहा है ना सभी को, प्यारे बच्चों को, प्लाज्मोगैमी। वहीं जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो उस स्टेप को बोला जाएगा कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और गैमी मीन्स, प्यारे नादान बच्चों, फ्यूजन, जुड़ना, ठीक है। और ये जो डिप्लॉइड सेल अब बन गया, यही तो जाइगोट होता है, यही तो जाइगोट होता है। अब सिंपल सी बात है, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये देखिए, ये स्पोर्स ही तो थे, ये सेल्स ही तो थे। स्पोर ना नाम देके आप इन्हें गैमेट बोल दीजिए, है ना, स्पोर मत बोलो, गैमेट बोलो। कैसे बन जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड बन जाएंगे। क्लियर? क्लियर? यही था आपका सेक्सुअल साइकिल, किसमें, फंजाई में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन ये है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, कि क्या सभी फंजाई में डाइकैरियन फेज देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक कॉलम बनाते हैं, इफ़ वी हैव सम स्पेस, स्पेस तो बनाया जाता है ना, तो बना लेते हैं। देखो, ओहो, रुको, लेट मी क्लियर इट, लेट मी क्लियर इट, है ना। हाँ, चलो, अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, ओहो,
ये क्या हो रहा है आज। अगर हम बात करें क्या सभी फंजाई में आपको डाइकैरियन फेज देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एस्कोमाइसिटीज, माइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में क्या होता है बेटा जी, आफ्टर प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली कैरियोगैमी भी हो जाती है। मतलब एकदम से न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और कोई डाइकैरियन फेज नहीं आएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। अगर पूछे कि क्या सभी में डाइकैरियन स्टेज होता है, नहीं। एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में आपको देखने को मिलेगा, सब में देखने को नहीं मिलता है ना। इतनी बात क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है पढ़ना ज़रूरी, एनसीईआरटी है पढ़ना ज़रूरी। तो चलिए एक बार जल्दी से एनसीईआरटी का ओवरव्यू ले लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, मतलब वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन हो सकता है। कौन कौन से मेथड, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, है ना, यही सब मैंने पढ़ाया। फिर दूसरा मेथड क्या यूज होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। कौन कौन से स्पोर बन सकते हैं, या तो कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर्स, मैंने भी यही पढ़ाया था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्पोर्स के बारे में बताया, कौन कौन से स्पोर्स है, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, है ना। 3 तरीके के स्पोर हमने भी देखे। अब कुछ स्पोर्स क्या बोल रहे हैं, स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, है ना, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब सेक्सुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, है ना। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अगर आप पीछे देखेंगे मैंने भी 3 बनाए हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, ये दूसरा था आपका कैरियोगैमी और ये तीसरा था मियोसिस, ये वाला मियोसिस जो मैंने लिखा है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा दैट इज प्लाज्मोगैमी। 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना दैट इज कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट, जो जाइगोट बना उसके बाद जो डिप्लॉइड सेल जो बना उसमें जब मियोसिस हो जाएगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे ना। मियोसिस के बाद कितने स्पोर बनते हैं, एक मियोसिस के बाद, मतलब मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 सेल्स बनते हैं ना, हैप्लॉइड होंगे। चलिए, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हैं वो पास आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई में फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड हाइफे रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल इमीडिएटली। कुछ फंजाई में इमीडिएटली न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज़ हो जाता है और डिप्लॉइड सेल बन जाता है इमीडिएटली। ठीक है, हाउएवर, पर कुछ हर किसी में ऐसा नहीं होता। हाउएवर इन सम फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, एक बीच में स्टेज आता है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, जिसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उसे n+n बोलेंगे। एक सेल है 2 न्यूक्लियस है तो n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर, सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ द फंजाई। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजेस, पेरेंटल न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज़ करते हैं और सेल डिप्लॉइड बन जाते हैं। फंगस क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्लास पसंद आई है ना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भेजो प्यारे बच्चों, ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनको भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर हो, साथ साथ याद भी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है हमें सिर्फ समझना है, हमें याद भी रखना है, क्योंकि हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।